मैं हूं AK कश्यप। 8th पे कमीशन को लेकर आज इस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो एक पैटर्न अपना लिया कि कर्मचारियों के सेवा काल में एक महत्वपूर्ण जो विषय सेवानिवृत्ति के बाद वाला, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 तरीके का जो रिलेटेड पेंशन हुआ उसको कंट्रीब्यूटेड और नॉन कंट्रीब्यूटेड। आज के डेट में जो नॉन कंट्रीब्यूशन पेंशन जो OPS होता था, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो CCS पेंशन रूल 1972 के तहत खास रूप से जो प्रभावी था केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, और राज्य भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जो सेम केंद्र के तर्ज पर अपने एम्प्लॉय को हूबहू पैटर्न पर लागू कर देते हैं। आज के डेट में नॉन कंट्रीब्यूटेड पेंशन को लेकर जो अवित्त पोषित पेंशन है उसको लेकर आज के डेट में थोड़ा सा 8th पे कमीशन में संशय बन गया है। क्या कुछ 8वें वेतन आयोग में उन लोगों के लिए जिनकी जो ज्वाइनिंग है, जो सेवा काल है वो 1 जनवरी 2004 से पहले का है, तो अगर इस तरीके के अगर कुछ विषय आए हैं जिसको लेकर यहाँ पे कुछ फेडरेशन ने, कुछ जो कर्मचारियों के फेडरेशन हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों को, उन लोगों ने प्रधानमंत्री के सामने गुहार लगाया है। इस विषय को जरा समझेंगे और समझेंगे कि भारत में किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का एक 3 अलग अलग पैटर्न बना दिया गया, और नॉन कंट्रीब्यूटेड में OPS जिस पर CCS पेंशन रूल 1972 प्रभावी है, और कंट्रीब्यूटेड में जैसे NPS और UPS, तो यहाँ भी एक अलग ढर्रा जिसमें 1 लाख UPS में लोग मूव कर गए NPS से। इसी विषय पर बात करेंगे और ज़रूर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। नए जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए, सबसे यहाँ पे जो मुख्य विषय क्या है कि 8वां वेतन आयोग का जो बदलाव को लेकर, क्योंकि यहाँ पे 8वें वेतन आयोग में टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया है। टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया है वेतन आयोग के अध्यक्ष को। वेतन आयोग के अध्यक्ष को टर्म ऑफ रेफरेंस के आधार पर मुख्य बिंदु को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होता है। अब ये जो 3 सदस्यीय वेतन आयोग है ये टर्म ऑफ रेफरेंस को ध्यान में रखकर कार्य करेगा, और टर्म ऑफ रेफरेंस में जो चर्चा किया गया है वो नॉन कंट्रीब्यूटेड पेंशन की चर्चा कर दिया गया है। नॉन कंट्रीब्यूशन आने से यानी अवित्त पोषित, खास करके अवित्त पोषित शब्द जो आया है ये केंद्रीय कर्मचारियों को डरा रहा है। एक भय का माहौल हो गया है, उन लोगों में एक संशय आ गया है कि कहीं कुछ आने वाले समय में OPS के साथ तो कुछ ऐसे चीज़ नहीं देखने को मिले जो कर्मचारियों के हक में नहीं हो, या ये भी हो सकता है कि जो जैसा कर्मचारी सोच रहे हैं वैसा नहीं हो, सरकार जो है सो कर्मचारियों के हक में ही हो सके तो उनसे अच्छा भी बेहतर लागू कर दे। अब स्थिति जो भी बन रहा है ये टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर, तो कुछ कर्मचारी फेडरेशन है, और ये कर्मचारी फेडरेशन ने कल ही यानी सोमवार को PM मोदी, कैबिनेट सचिव और DOPT के सचिव और वित्त सचिव को एक लेटर लिखकर कुछ मांग किया है। मांग का देखिए, अभी तक मुख्य रूप से OPS वाले लोगों का कोई वैसा मांग नहीं रहता था, क्योंकि इन लोगों को समय जो है सरकार अपनी वे सारी बेनिफिट देते रहते थे, वे सारी सुविधाएं देते रहते थे। वेतन आयोग लागू होता था तो जो सरकार में कार्यरत कर्मचारी रहते थे, जब उनको फ़ायदा मिलता था तो सेवानिवृत्त वाले लोगों को भी, केंद्रीय कर्मचारियों को फ़ायदा मिल जाता था। राज्यों में भी यही कहानी है। अब केंद्र की जो कहानी है, अब पहली बार ये डर क्यों आया है? ये डर इसलिए आया है कि लेटर में नॉन कंट्रीब्यूटेड लिख दिया गया है, और भारत में लगभग 69 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जो केंद्र सरकार के अधीन अलग अलग डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हुए हैं। 1 जनवरी 2026 को ये लागू होने वाला है 8वां वेतन आयोग, और इसको लेकर जो लगभग 18 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। उसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत के बाद वो एक अलग उसका एक जो पैटर्न है समीक्षा, और उसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाएगा। यानी अगर बात करें मोटा मोटी की बहुत तेज़ भी अगर चला जाए तो लगभग 18 महीने से 24 महीने इसमें लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, यानी 2028 तक। लेकिन डर किस बात का कि 1 जनवरी 2026 से जो पहले सेवानिवृत्त हो गए OPS में, और 1 जनवरी 2026 के बाद जो सेवानिवृत्त होंगे OPS में, अब इन लोगों को क्यों डर लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो लेटर में जो मांग इन लोगों ने किया है कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस जो जारी हुआ था सरकार के द्वारा, उसमें जो नॉन कंट्रीब्यूशन का चर्चा किया गया है, अवित्त पोषित लागत का, इस शब्दावली को हटाया जाए। इसलिए हटाया जाए क्योंकि अवित्त पोषित लागत को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि सरकार का जो पेंशन बजट जो फंड है वह दिनों दिन जो है सो बढ़ रहा है। OPS में
एनपीएस में सरकार का वर्डन जो है, एनपीएस और यूपीएस में ओपीएस के तुलना में अगर बात करें तो काफ़ी कम है। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, एनपीएस और यूपीएस ये दोनों जो है ये वित्त पोषित है, यानी कंट्रीब्यूटेड पेंशन है। वित्त पोषित यानी कंट्रीब्यूटेड पेंशन। होता क्या है ये पेंशन में कि इसमें कर्मचारी को भी देना होता है और इसमें नियोक्ता जो होता है वह भी पैसा जमा करता है, यानी सरकार भी इसमें पैसा जमा करता है। एनपीएस में 10% कर्मचारी जमा करते हैं अपने वेतन से और 14% सरकार देता है, यानी 24% की ये राशि कर्मचारियों के पास नहीं होता है। ये 24% की राशि जो एक पीएफआरडीए संस्था है ये उस पैसे को बाजार में लगा देती है। अगर किसी कंडीशन में अगर आप इस पैसे को निकालना चाह रहे हैं सर्विस के दौरान तो इसके कुछ बाध्यता हैं। आप मैक्सिमम अपने डिपॉजिट अमाउंट का 20% निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप सुपर एनुएशन होता है, जब आप रिटायर होते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये अलाउ किया जाता है एनपीएस में कि आप 60% लेकर आप निकल जाइए और 40% आप छोड़ दीजिए, जिसका एन्यूटी लिया जाएगा और आपको उस पर मासिक पैसे मतलब दिए जाएंगे पैसे, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का कोई सरकार का देय भत्ता अलाउंस अलाउ नहीं है। यानी आपका जो फिक्स हो गया अब आपका मरते दम तक वही फिक्स रहेगा। अब ये जो एनपीएस था तो एनपीएस वाले लोग मांग करते थे कि हमको ओपीएस दीजिए। अब ओपीएस में ही जो देख रहे हैं काले बादल ये घुमर रहे हैं। क्यों घुमर रहे हैं? क्योंकि अवित्त पोषित शब्द आने से ओपीएस वाले ही डरे हुए हैं। अब यहाँ पे उसके बाद यूपीएस लाया गया 1 अप्रैल 2025 से। कहा गया कि जो सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सेवा में आना चाहते हैं, जो एकदम नए हैं, फ्रेशर हैं, तो वे डायरेक्ट यूनिफाइड पेंशन में आ जाइए, और जो पहले से है वह चाहे तो वो एनपीएस से इधर यूपीएस की ओर जा सकते हैं। तो इन तरीके के 1 लाख लोग अभी तक एनपीएस से यूपीएस में चले गए हैं। यूपीएस का फंडा क्या है कि इसमें 10% आपको एनपीएस के जैसा देना होता है सरकार को, और सरकार यहाँ 18.5% आपको देती है। 28.5% की राशि आपको जमा होता है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है कि एनपीएस में आपको जब रिटायर हो रहे थे तो 60% मिल जा रहा था और 40% पे जो राशि मासिक तय होती थी वही मिलता था। यूपीएस में क्या है, क्योंकि यहाँ जब तक इसको नहीं समझेंगे तो ये डर को नहीं समझ सकते हैं। यूपीएस में क्या है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जब जो एक सर्विस टेन्योर निर्धारित किया गया कि 20 वर्ष की सेवा कर लेंगे तो आपको 50% अंतिम वेतन का देंगे, लेकिन 50% अंतिम वेतन का तब देंगे जब आप कोई भी पैसा रिटायरमेंट के समय नहीं लेंगे। यानी जो कटौती किया हुआ पैसा है वह आपका यहीं पे रह जाएगा, पीएफआरडीए में रह जाएगा। सरकार एक लमसम जो 10वां हिस्सा है हर 6 महीने पे उसी का लमसम एक अमाउंट देगा। यानी जो ये आपका 28.5% वह यूपीएस में रख ले रहा है। क्यों रख रहा है? सरकार का दलील है कि हमारे पास पेंशन का जो बोझ है वो बढ़ते जा रहा है। ओपीएस वाले में क्या था कि इनको किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन जो था वह नहीं देना पड़ता था। यानी 1 जनवरी 2004 से पहले जो केंद्रीय सरकार में थे उन लोगों के लिए ये सिस्टम था। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि अब बदलाव तो इसे नहीं कहा जा सकता है, स्वीकारा नहीं किया जा सकता कि बदलाव हो ही जाएगा, लेकिन जो अवित्त पोषित शब्द को लेकर जो फेडरेशन वाले ने चिंता जताया है, अब इस शब्द को लेकर लोगों में जो डर बना हुआ है तो ये लोग कह रहे हैं कि इस चीज़ को हटा दीजिए। यानी जो गैर अंशदायी पेंशन योजना में जो ओपीएस है इसको हटा दीजिए। अगर ये गैर अंशदायी पेंशन योजना जो 1972 से इसके कुछ नियम जो प्रभावी रहे हैं, और जब एनपीएस में भी जो मांग किया गया पुरजोर तरीके से कि ओपीएस जैसा कीजिए, तो 2021 में एक संशोधन हुआ और 72 बहुत सारा पैटर्न जो है 2021 में एनपीएस को दे दिया गया। लेकिन 2 ही चीज़ नहीं दिया गया, एक जो सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन होती है और उस आधार पर मिलने वाला महंगाई राहत, ये नहीं दिया गया। बाकी ग्रेचुइटी का, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, ये सारे फैसिलिटी दिए गए। सेवा काल में एनपीएस कर्मचारी की अगर डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में ओपीएस का लाभ, फैमिली पेंशन, ये सब चीज़ किया गया। लेकिन जो एक मुख्य मांग जिससे बहुत सारे लोग, लगभग 23 लाख तो केंद्र के कर्मचारी हैं, लगभग उसके बाद अगर बात करें तो 60 लाख के आसपास में राज्यों में है, 85 लाख के आसपास में एम्प्लॉई जो हैं जिस चीज़ को लेकर वेट कर रहे थे वो नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे एक नया जो इशू बना कि अब क्या करेंगे, अब यानी आने वाला समय में क्या जनवरी 2026 के बाद ओपीएस शब्द ही समाप्त हो जाएगा क्या?
क्या इन लोगों को भी कुछ उस तरीके के नफ़ा नुकसान से आगे भविष्य में झेलना पड़ेगा क्या? एक महत्वपूर्ण यहाँ पे देखने वाला विषय है। अब इस चीज़ को लेकर जो बातें चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो बात किया गया है कि ये जो अनफंडेड व्यय जो अनिवार्य तौर पे लोग जो काम कर रहा है, वित्त पोषण का निर्माण कर सकता है, सरकारी कर्मचारी की मेहनत को अनदेखी वगैरह वगैरह, ये सारे यहाँ पे बातों को यहाँ पे चर्चा में लाया गया है। अब यहाँ पे कुछ कोर्ट के भी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ आदेश को यहाँ पे कोट किया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि जो सरकार पेंशन दे रही है वो नियोक्ता की इच्छा पर भुगतान का इनाम नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ इस तरीके के चर्चा हुए हैं कि जो पेंशन अनुच्छेद 300A है, इसके तहत ये एक संवैधानिक अधिकार है भारतीय लोगों का, क्योंकि अगर वो सरकारी कर्मचारी में के तौर पर वो काम किए हैं तो पेंशन उनको मिलना चाहिए ताकि वे सामाजिक और आर्थिक न्याय उनको मिल सके। लेकिन सरकार का जो एक अपना दलील है कि हम सामाजिक सोशल वेलफेयर का हमारा जो दायरा है वो बहुत बड़ा हो चुका है, हम छोटे दायरे पे काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं, अटल पेंशन योजना चल रहे हैं, इसके अलावे बहुत से ऐसे योजनाएं हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ को जो देखा गया है कि किसी तरीके से सरकार को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बजटीय बोझ न पड़े। अब यहाँ इस चीज़ को देखना है कि जो अभी तक जो पुरानी पेंशन योजना में लगभग जो जोरदार मांग चल रहा था, तो यहाँ पे एक असंतोष की स्थिति लोगों में आ चुका है। अब इस असंतोष की स्थिति में जो टर्म ऑफ रेफरेंस में जो बातों को लाया गया है उसे हटाने की मांग चल रहा है और यहाँ पे ये भी विषय पे बात चल रहा है कि किस तरीके से जो डाक सेवक हैं उन लोगों को भी इस तरीके के जो बेनिफिट हैं उनको प्रदान किया जाए। ये जो लगभग खास करके लगभग 1.2 करोड़ सेंट्रल एम्प्लॉई हैं जिनके अगर ये सभी चीज़ों को अगर सुधार किया जाता है तो इनका जो एक मनोबल है वो बढ़ सकता है। यह एक महत्वपूर्ण रूप से हम इसलिए इसको चर्चा में लाए हैं क्योंकि जो नॉन कंट्रीब्यूशन शब्द जो आया है 8th पे कमीशन में, इसको लेकर कर्मचारी जो है वो थोड़ा सा संदेह में है। इसका क्या पॉजिटिविटी और क्या निगेटिविटी इसका निकलेगा आने वाले समय में, ये तो भविष्य तय करेगा, वेतन आयोग तय करेगा, सरकार तय करेगी। लेकिन ये चीज़ को लेकर जो खास करके NPS, UPS और OPS 3 जो ढर्रा बना, ये तीनों ढर्रे को इस तरीके से असमंजस में खड़ा कर दिया गया, जिससे लगभग अगर बात करें तो 69 लाख OPS वाले और अगर बात करें तो लगभग 85 लाख के आसपास में NPS और UPS वाले लोग संशय में न भविष्य में चले जाएं। चलिए मिलेंगे फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे, धन्यवाद।